नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट धर्मेंद्र अग्रवाल आप सभी का लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये यूट्यूब चैनल आपको लीगल संबंधित जानकारियां प्रदान करेगा। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको नॉमिनी से संबंधित तथ्य बताने का प्रयास करेंगे कि नॉमिनी क्या है, नॉमिनी क्यों आवश्यक है और क्या नॉमिनी किसी की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति या इंश्योरेंस क्लेम से मिलने वाली जो राशि है उसका हकदार होता है। हम बात करेंगे कि क्या हकदार है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनी। नॉमिनी का सब नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक ही बात आती है। हम कभी यदि अकाउंट खोलने जाते हैं, डीमैट अकाउंट खोलने जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म रख दिया जाता है जिसके अंदर नॉमिनी में हमें किसी का भी एक नाम लिखना होता है, उसकी उम्र और संबंधित एक दो चीज़ें और भरने के बाद में कि नॉमिनी, और हमें एक सिंपल एक चीज़ समझाई जाती है कि आपकी मृत्यु या आपको कुछ होने के बाद नॉमिनी आपके ये पैसे का हकदार होगा, नॉमिनी होगा, उसको ये पैसे मिल जाएंगे, इसलिए हम नॉमिनी करते हैं। तो नॉमिनी करना आवश्यक है। किसी भी हो सकता है आपका बैंक अकाउंट नॉमिनी के बिना ना खुले, डीमैट अकाउंट में नॉमिनी कंपलसरी है, तो नॉमिनी हर जगह करना होता है। लेकिन नॉमिनी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नॉमिनी क्या है। नॉमिनी को हम एक यूं समझ सकते हैं, नॉमिनी एक प्रकार का ट्रस्टी है या आपका एजेंट है जो कोई जीवित व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी या बैंक अकाउंट या किसी और चीज़ों के लिए अपॉइंट करता है, बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि यदि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे इस खाते में या इंश्योरेंस का पैसा इस व्यक्ति को दे दिया जाए, इस चीज़ के लिए उसको अधिकृत करता है, इसलिए हमें नॉमिनी बनाना पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसका वीडियो का थंबनेल भी देखा होगा आपने कि क्या नॉमिनी जो उसको राशि प्राप्त हुई है क्या उसका वो अधिकार रखता है, क्या वो खुद को यूज कर सकता है, खुद के लिए खुद के पास रख सकता है। तो इसका जवाब है नहीं। चौंके ना, लेकिन सत्य है। नॉमिनी केवल और केवल आपके जीवित व्यक्ति के द्वारा नियुक्त एक एजेंट है जो वहां से वो राशि लेता है, रिसीव करता है और उसके असली उत्तराधिकारियों को वो राशि हैंड ओवर करता है, यानी कि उसके जो लीगल हेयर्स है उनको वो राशि को देता है। अब आप कहेंगे ये कौन सी नई बात बताई आपने, आज तक तो हम यही समझते थे कि जो बैंक में जो नॉमिनी है उसका वो उस पर अधिकार रखता है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 8 कहता है कि आपकी किसी भी संपत्ति आपके क्लास 1 के जो हेयर्स हैं सबसे पहले उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लास 1 हेयर्स का मतलब सन, डॉटर, स्पाउस, मदर एंड फादर, यानी कि जो इंश्योरेंस है, जो बैंक में राशि है, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और कोई नॉमिनी अपॉइंटेड है तो नॉमिनी उस राशि को वहां से कलेक्ट करेगा और जो उसके लीगल हायर्स है उनको हैंड ओवर करेगा। इस चीज़ के लिए नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है। या इसको यूं भी समझें कि नॉमिनी केवल और केवल हमारे एक एजेंट या रिसीवर के रूप में काम करता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो आपने कोई नई बात बता दी, लेकिन ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो इस चीज़ की व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1983 में एक केस था, श्रीमती सरवती देवी बनाम श्रीमती उषा देवी के नाम से। इस ये जो केस है, इसमें के जो फैक्ट है हम पहले उसको समझ लेते हैं। इसके फैक्ट में था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जगमोहन। उसकी मृत्यु 1967 में उसकी मृत्यु हो गई। जब वो उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिवार में उसका एक माइनर सन, उसकी वाइफ, उसकी मदर और उसके फादर, ये 4 व्यक्ति थे। उसने अपने जीवन काल में 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी जिसके अंदर उसने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया हुआ था। तो जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी, उसकी वाइफ ने नॉमिनी होने के कारण इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया और सारी संपत्ति या जो भी उसका इंश्योरेंस का पैसा था उसकी वो हकदार हो गई। लेकिन उसके माइनर सन की तरफ से उसकी मदर यानी कि दादी, बच्चे की दादी ने एक पिटीशन दायर करी लोअर कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, कि इसके अंदर माइनर होने के कारण और हिंदू सक्सेशन एक्ट के क्लास 1 के हायर होने के कारण हमारा भी इसके अंदर अधिकार बनता है, तो ये राशि हमें दी जाए, हमें भी डिस्ट्रीब्यूट की जाए। लेकिन सिविल कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दी। उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। फिर उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने के बाद विस्तृत रूप से उस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हम समझते हैं। द नॉमिनेशन ओनली इंडिकेट्स द हैंड विच इज ऑथोराइज्ड टू रिसीव द अमाउंट on the payment of which the issuer gets a valid discharge of its liability under policy। यानी कि नॉमिनेशन केवल ये इंडिकेट करता है उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए
और उसको उसकी लायबिलिटी को उसके वैलिड डिस्चार्ज यानी कि वैलिड जो लीगल हायर से उसको देने के लिए। और क्या कहा, द अमाउंट हाउ एवर कैन बी क्लेम्ड बाई द हायर्स ऑफ एसओ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ सक्सेशन गवर्निंग देम। ये जो अमाउंट है, यह जो सक्सेशन है, जो जिस कानून के तहत वो गवर्न होते हैं, उनको वो अमाउंट हैंड ओवर करने के लिए उसको लाइबल करता है। और क्या कहा, इट इज ईयरली डिक्लेयर डेट ईच ऑफ द पेंटफुल इट्स एंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर इन द अमाउंट रिसीव्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी इन क्वेश्चन एंड द इंटरेस्ट विच में हैज बीन अर्न बाय द इन्वेस्टमेंट। यानी कि उन सभी को 1/3 जो शेयर है वो दिया जाए और जो उनसे द्वारा अर्न किया गया इंटरेस्ट है वो भी उनको दिया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इससे क्या पता लगता है कि जो नॉमिनी होता है वो उस राशि को प्राप्त करने का उसको केवल एक रिसीवर के माध्यम से, ताकि परेशानी बैंक इजी वे में या जो भी खाताधारक है वो अपनी मृत्यु के पश्चात उसको वो राशि इमीडिएट एक बिना किसी तकलीफ के उसको मिल जाए, उसके लिए एक रिसीवर के रूप में काम करता है जो क्लास 1 के हेयर है, लेकिन उसकी लायबिलिटी रहती है क्लास 1 के हेयर को वो दे दे। अब आप कहेंगे थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। इस तरीके से सारे के सारे जो भी खाताधारक ने जो भी नॉमिनी कर रखे हैं या जो भी इंश्योरेंस में नॉमिनी है वो सारे के सारे क्लेम नॉमिनी उनके लीगल हाथ खड़े हो जाएंगे और उस पैसे का यूज कैसे होगा, डिस्प्यूट पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही है। उसके लिए इस केस के बाद में इसके एक्सेप्शन है दो इसके एक्सेप्शन है, जहां पर अगर वो कंडीशंस अप्लाई होती है तो आप जो नॉमिनी है वही पूरे पैसे का हकदार होता है। कौन कौन सी है वो दो जगह? पहली, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 का सेक्शन 39(7) कहता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर हस्बैंड, स्पाउस, सन, डॉटर, मदर और फादर यानी कि क्लास 1 के जो लीगल हायर्स हैं, यदि वो नॉमिनी हैं तो वह पूरी रकम के उत्तरदायी स्वयं है, उसके मालिक स्वयं है, उसके हकदार भी स्वयं है। एक्चुअली में ये अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया था और जो मैंने इससे पहले केस डिस्कस किया वो 1983 का था। अगर ये अमेंडमेंट उससे पहले का होता तो उस समय भी यही लॉ काम करता, लेकिन वो 1983 का था, उस समय इस तरह का कोई लॉ था नहीं, इसलिए वो पूरे के पूरा केस हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत गवर्न हुआ। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसको अब लॉ में डाल दिया है, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 के सेक्शन 39(7) के तहत इसको अब एक कानून की संज्ञा की दे दी गई है। तो इसलिए इंश्योरेंस के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके तहत जो नॉमिनी होते हैं उसका मालिक होते हैं, लेकिन वो लीगल हायर में होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड, बिल। यदि कोई व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन को नहीं, अपने क्लास 1 को ही मान लें, या किसी भी व्यक्ति को यदि वो नॉमिनी अपॉइंट करता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में उसकी बिल सामने आती है कि फला व्यक्ति को मेरे फला पॉलिसी नंबर XYZ की राशि में जो नॉमिनी मैंने जिसको बनाया गया वही उसका अधिकार रखेगा, उसके अंदर उसका नियत रहेगा, अधिकार नियत रहेगा, उस केस के अंदर उसकी वो बिल एप्लीकेबल होगी और उसको वो पूरा पैसा उसी का होगा। इसके अलावा कहीं पर भी किसी भी लॉ के अंदर यदि नॉमिनी है तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत गवर्न होगा। यदि पर्टिकुलर किसी लोन है या किसी पर्टिकुलर बैंक के या किसी भी बाद में आने वाले लोन है, यदि उसको रिपील कर दिया है, उसकी जगह पर उसको कोई नियम बना दिया है, वहां पर वो लागू होगा। अदरवाइज वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत गवर्न होगा। इस प्रकार जो नॉमिनी है वो केवल एक रिसीवर और ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई सवाल या कोई प्रश्न होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और यदि मेरी इस कार्य को आपने पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।